8 आउट। तो पहले डिस्कस करते हैं फटाफट, फिर विल सी कि क्या स्ट्रैटेजी वाइज क्या चेंजेस कर रहे हैं, राइट। मैं ना क्विकली आपसे ये जैसे ग्लांस करते हुए पूछूंगा कि किसका कौन सा सही हुआ था, गलत था। सबको आइडिया है क्या आपके कौन से क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन सबका सही था? करण, नव, नवदा, बाकी ऑनलाइन बच्चों फटाफट यस नो बताओ। सेकंड, थर्ड छोड़ दिया था, गलत है। तो थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि एकदम देखते सर एकदम स्ट्राइक नहीं करेगा कि क्या है इसका सॉल्यूशन। देखा था किसी ने? मुझे पता नहीं है भी कि नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब अगर एकदम माइंड में आ गया तो कुछ नहीं है, बट नहीं आया तो फिर यू विल कीप थिंकिंग कि यार क्या हो गया, इसमें समझ नहीं आ रहा। फोर्थ, किसी का गलत तो नहीं था? फोर्थ, फिफ्थ, अच्छा, सिक्स्थ, सही था। ऑनलाइन सिक्स वाला बताओ बच्चों। ऑप्शन से कैसे कह रहे हो? नहीं, बट करंट अपॉन लेंथ तो सब में ही है। बट मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था, मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, है ना, कि ये ये क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं था, मतलब ये बात समझो ना। सेवेंथ, बट चलो फर्स्ट टेस्ट था तो मैं मान रहा हूँ कि इसमें तो झटका लगा होगा तुम्हें और रियलाइज हुआ होगा कि जो कहा गया था, टीचर जो कह रहे थे वो सही कहते हैं, है ना। सेवेंथ, एट्थ, 'th मतलब था आसान, वैसे कुछ भी नहीं था। देखो एक तो प्लीज माइंड में एकदम लाया करो मैक्सिमम मिनिमम मतलब डेरिवेटिव जीरो। अब हमने मतलब हजारों बार ऐसा यूज कर लिया है, इसका एक तरीका हो सकता है एसएचएम वगैरह से होता होगा, वैसे एसएचएम से तो नहीं होगा, बट मतलब जो दूसरा तरीका है स्टैंडर्ड मैकेनिक्स वाला, वो भी 1 सेकंड का है, कुछ भी नहीं है। जस्ट कीप इन माइंड मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन जीरो, डेरिवेटिव जीरो, बस एक चीज भी माइंड में आ गई उससे आगे तो हो ही जाना, कुछ भी नहीं है। नाइन्थ, 10th, 11th, 11th मतलब वो था टॉर्शन वाला था कंसेप्ट। गेट आउट है। अच्छा, कंफ्यूजन ये हुई क्या, टेंशन निकालनी किसमें है, घूम रहा है भाई। एकदम डाउट आ सकता है ये, जैसे मुझे भी एकदम पढ़ के लगा, बट फिर ऑप्शन से एकदम क्लियर है ना कि रॉड का ही पूछेंगे, थ्रेड का तो पूछने का कोई सेंस नहीं है, मतलब ऑप्शंस में भी ऑब्वियसली वो नहीं आ रहा। तो ये दे दिया, रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा नॉट से रिलीज किया, टेंशन इन इट व्हेन पासेस थ्रू मीन पोजीशन, तो क्या करना होगा?
मतलब उससे भी पहले पहले ओमेगा कैसे निकलेगा? मतलब पहले ओमेगा कैसे निकाला? टॉर्क लिख दिया, तो मतलब वर्क डन बाय टॉर्क लगा सकते हो कि वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ऐसे कह दो, ऐसे चल कंसेप्ट लगाना है वो लगा दो, तो उससे आपके पास ओमेगा आ जाएगा। एक बार ओमेगा आ गया तो फिर बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो टेंशन है वो क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। तो मतलब इस टेस्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन को आप चलो मीडियम कैटेगरी में पुट कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल इजी वाला नहीं था। अब जो ऊपर वाले थे जैसे, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना। 12th एकदम से पता है कि क्या ओमेगा कैसे निकलेगा? वर्क डन बाय टॉर्क निकाल लो, इंटीग्रल ऑफ टॉर्क डी थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो जो मतलब इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। 12th मतलब एकदम से पता है क्या करना है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन बनती है शायद इसमें। हाँ 13 वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 14, 13 किसी का गलत था? नहीं वही अपनी ये पहले भी बात हुई थी ना कि सी, ये आप में से किसी ने मुझे मैसेज भी किया था, आपने किया था हाँ, कि जैसे टेस्ट में टाइम ज्यादा लग रहा है कि भाई नॉर्मली आप 1 घंटा सोचते हो तो अभी 1.25 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट लग रहे हैं ना। तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट आपने जो भी आपका टाइम है, मतलब 1 आवर तो ऑब्वियसली बाउंड्री टाइम ही है, उस पर चेंज करना ही करना। यू विल नेवर स्पेंड 1 आवर, more than 1 hour on any subject without attempting all the 3 subjects. Okay? What I mean to see is, आपने पहले स्टार्ट किया लेट्स से फिजिक्स से, घंटा लगा दिया, फिर स्टार्ट किया केमिस्ट्री से, हो सकता है आपकी केमिस्ट्री जल्दी हो जाए तो आप मैथ्स पे आ गए, फिर मैथ्स पे 1 घंटा लगाओ। ठीक है, वो मतलब जब तीनों पे आप टाइम लगा चुके हो, जिसमें कि मैथ्स फिजिक्स तो पक्का 1 घंटा लगेगा ही, केमिस्ट्री में हो सकता है कि आपका घंटे से कम लगाओ, राइट? तो बस वो जो मार्जिन है वो बाद में मैथ्स या फिजिक्स में से जिस भी सब्जेक्ट में आप लगाना चाहो उसमें लगा दो। फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने माइंड में ना एक नोशन लेके ना चलो कि भाई हाँ मुझे पूरा पेपर करना है टाइप्स, कि भाई जिस चक्कर में आप टाइम ज्यादा लगा दो। क्योंकि आप एक बात समझो कि अगर आपने फर्स्ट सब्जेक्ट पे 1 घंटा 20 मिनट लगा दिए तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हो ही नहीं सकते आउट ऑफ प्रेशर ही ना। एंड जब आपने घंटा लगाना है तो अब हमें इतना क्विक बनना है कि भाई आपको क्वेश्चन देख के एकदम ये आइडिया लगना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से, अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग ऑल द फॉर्मुलेज, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। अगर आप कहो कि अब भी मैं ड्राइव कर लूंगा, मुझे कंसेप्ट आता है, विल नॉट हेल्प एट ऑल, है ना। यू नीड टू नो ऑल द फॉर्मुलाज, यू नीड टू बी वेरी क्विक, राइट? आपने ये भी रियलाइज किया होगा कि वो जो सेक्शन 2 में 10 क्वेश्चन है वो भी टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। तो पहले पढ़ी जाओ, फिर बाद में पता चला ये करना ही नहीं, तो इट इज अ टाइम वेस्टेज। हाँ, तो मतलब टाइम तो शॉर्ट है ही है, तो उसमें मतलब इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ट्राई में जो सबसे आसान वाले हैं वो करो, लंबे क्वेश्चंस मत करो, है ना। तो लेट्स से आपको इंटीग्रेशन उतनी स्ट्रांग नहीं लगती तो 12th क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फॉर्मूलाज बिल्कुल ऑन योर टिप्स हो, कि 13th क्वेश्चन जैसे पे आप 30 सेकेंड से ज्यादा ना लगाओ कभी भी। हाँ मतलब वो यू कैन नॉट अफोर्ड। 14th हो गया सबका? 15, 16, देखो अब देखो ध्यान रखना होता है, जैसे जैसे ही 60 से 60.5 किया है
आपके माइंड में आ जाना चाहिए था यार, क्वेश्चन एरर्स का है, बाइनोमियल कह दो या एरर्स कह दो। हाँ मतलब मतलब ये बी स्मार्ट, मतलब अगर उन्होंने जनरली पूछना होता तो फिर वो इतना छोटा चेंज क्यों करते, फिर तो वो कोई भी वैल्यू दे देते। तो ये क्वेश्चन एरर्स का था, है ना। और ऑप्शंस भी आप देख रहे हो कि बहुत दूर हैं, कोई चक्कर ही नहीं था कि आप एग्जैक्ट सॉल्व करते फिरो। और मतलब आई एम वेरी श्योर कि ऑप्शन एरर वाले से ही मैच करती होगी। अच्छा ठीक है, कोई चक्कर नहीं। हाँ आगे 17। स्मॉल करंट कैरिंग लूप है, रेडियस दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, लूप अप्लाइज अ फोर्स एफ ऑन द वायर, देन हाँ मतलब मैं वही कहने लगा था, डायपोल मानो। दिस क्वेश्चन इज नॉट मेंट टू बी डन बाय इंटीग्रेशन। इसमें तो वो कंसेप्ट लगेगा, हमने एक्सरसाइज 3 में किया था क्वेश्चन ये, फोर्स ऑन डायपोल। टॉर्क से फोर्स नहीं, एनर्जी से, एनर्जी को डिफरेंशिएट करके वो जो होता है क्या फॉर्म, ईएमआई में भी किया था। जो बना था ना m इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे जो बनना था वो बनना था p इंटू डी बाई डी एक्स। यहाँ पे आप लूप को डायपोल मानोगे और उस लूप पे जो वायर फोर्स लगा रही है वो निकालोगे, ठीक है। तो लूप की आप ये निकाल सकते हो डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब, तो m इंटू वायर का डी वी बाई डी एक्स, उससे होगा। आपके एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नहीं था कि अगर एक डायपोल को वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कैसे निकालेंगे, है ना, जिसमें पी डी बाई डी एक्स या एम डी बी बाई डी एक्स लगता है रिजल्ट। तो इसमें जो लगना था वो ये था कि फोर्स इज इक्वल टू एम डी बी बाई डी एक्स। ये बट इंटीग्रेशन है, फिर आपको एक एक मतलब वो लूप को ब्रेक करना पड़ेगा छोटे पार्ट्स में। ठीक है। अच्छा तो मतलब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आई बिलीव, इंटीग्रेशन से करोगे तो, मतलब कंसेप्ट वो लगना था। आगे 18 गलत है, 18 क्यों गलत है भाई? ये भी करे हुए हैं हमने, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन जैसा है। मतलब बट चलो स्टैंडर्ड तरीका ही है, पता ही है क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वाई, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एक्स, मतलब के वाई के एक्स डिवाइड, तो हो जाएगा। 19 20 ये फर्स्ट इजी, सेकंड
अब बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डोंट वेस्ट टाइम कि आगे वाले देखने हैं। बिल्कुल क्लियर कट है। थर्ड, चलो थर्ड पढ़ के एकदम लग सकता है कि कैलकुलेशन ज्यादा है, कि थर्ड वर्थ इट है, कि चलो एकदम ना करना हो, चलो अगला देख लो पहले। हाँ, जैसे अब इसमें एकदम जैसे अब पढ़े होता है काइनेटिक एनर्जी आ गई तो थोड़ी तो इक्वेशंस बनेंगी अच्छी, है ना? तो छोड़ सकते हो, मतलब चॉइस जब है ही तो वर्थ इट है छोड़ना। फोर्थ, अगेन पता है क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है? तो चलो फिफ्थ, फिफ्थ तो आई बिलीव करना चाहिए तो नहीं, चलो बट दो छोड़े हैं अभी हमने, और फिफ्थ अगर हम देखें सीधा सीधा पता है क्या फॉर्मूला लगाना है, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, डिवाइड वाइड ही करना होता है इसमें, अपने को पता है क्या करना है। देखो डेंसिटी दी है, लेंथ दी है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया हुआ है, तो क्या आएगा? स्ट्रेन से स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस से वो निकल आएगा, टी निकल आएगा, तो रूट टी बाय म्यू ही करना है। रूट टी बाय म्यू भी जब डेंसिटी दी हुई है तो लिखोगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, कट जाता है। हाँ, टी को स्ट्रेस इनटू एरिया लिखोगे और उस तरह से। सिक्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। सेवन, क्या? हाँ हाँ हाँ, तो नहीं, ये मतलब आपके बार तो एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि पहले ही पता है आपको क्लियर कट कि इंटीजर आंसर है। पिछले साल नहीं बताया था उन्होंने, और उसमें भी टू ऐड मोर ऐसा हुआ था कि इंस्ट्रक्शंस में लिख दिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में सेपरेटली लिखा था, कुछ में नहीं लिखा था, ठीक है? अगेन उसका रीजन क्या है, वो तो रैंडमली पिक हुए हुए हैं, जो जैसे पिक हुआ वो वैसे ही डल गया, राइट? तो उन्होंने उसी से तो बचने के लिए ये कहा था, इंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि इंटीजर है भाई, तो आगे हमें नहीं पता क्या लिखा है, राइट? तो आपको तो क्लियर कट ही पता है, तो डोंट वरी। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इंटीजर डज नॉट मीन कि आपका आंसर इंटीजर ही आएगा एग्जैक्ट। क्वेश्चंस हैव टू बी पिक्ड फ्रॉम अ लार्ज पूल, वो जैसा मर्जी आ सकता है आंसर, ठीक है? फोर्थ, ये भी बिल्कुल कुछ भी नहीं है करने, है ना? नाइन्थ, अच्छा, टेंथ, अब आप सोचो ना ये क्यों है, हमने भी तो प्रीवियस ईयर वाला ही था, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो दो ऑप्शन थी ना, कि या तो आंसर राउंड ऑफ कर दो या क्वेश्चन चेंज करो। क्वेश्चन चेंज करने का मुझे तुक नहीं लगा, कि मैंने कहा जो है ऐसे ही डालना चाहिए। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना ये होगा, तो डोंट वरी एट ऑल। तो जैसे अब हम ये फर्स्ट टेस्ट देखें, इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है, मतलब क्या एकदम हम रीड कर सकते हैं अबाउट द पेपर? कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे ही आएंगे, जो पढ़ते सार पता है आपको क्या करना है। कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड पक्का आएंगे ही आएंगे टेस्ट में, है ना? कुछ क्वेश्चंस दो से तीन ऐसे आएंगे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, या किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ते सार आपको नहीं स्ट्राइक करेगा, है ना, कि क्या करना है। तो आप अब अपने स्कोर्स देखो, जो भी आपके स्कोर्स आ रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है, एवरेज निकाल लो। तो ये सीधी सी बात ये है कि अगर आपका एवरेज स्कोर इज मोर देन 80, लेस देन 80, तो क्या मतलब है?
तो आपके फॉर्मूलाज वाले अभी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर आपको टफ क्वेश्चन नहीं पे टाइम वेस्ट करना चाहिए, आपको पहले इजी क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहिए, है ना, कि ताकि आप अपना फिक्स टाइम में 1 आवर में 80 स्कोर कर लो और आगे बढ़ जाओ। इन केस यू आर स्कोरिंग 90 तो यस, फिर आपको सारे टफ क्वेश्चन पे भी फोकस करना चाहिए और ये टारगेट बनाओ कि हाँ भाई हर क्वेश्चन हो जाए आपको। ठीक है, तो बी क्लियर अबाउट दिस। इस माइंडसेट से मत जाओ कि भाई मुझे पूरा ही पेपर करना ही करना है। मैंने आपको शायद बच्चों पहले भी बताया था कि देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन फॉर द सेम स्कोर। अब आप देखोगे, अच्छा आपके ना कुछ टेस्ट में बच्चों अगर आप लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन खोलोगे ना, उसमें आपको पिछले साल का एक्चुअल डाटा मिल जाएगा कि उस स्कोर पे क्या परसेंटाइल आई थी। तो ये एक्चुअली क्या है बच्चों, आपके ना जो टेस्ट हैं वो हमने क्या किया हुआ है कि पिछले 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर थे उनको रैंडम कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स एज इन कि ऐसे नहीं किया कि पहले 1 साल के कर दिए फिर दूसरे साल के, कभी कोई 16 का हो सकता है, कोई 20 का आ जाएगा, इस तरह से मिक्स किया हुआ है। तो जिन जिन का डाटा मिल रहा है ना उनका मैं लास्ट में डलवाई जा रहा हूँ, तो वहां से आपको थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि मतलब वो स्कोर एक्चुअल किस स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल किस परसेंटाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है पेपर में मैथ्स, उसके आखिरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो सकता है अभी ना डलाओ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आगे वाले टेस्ट में डलेगी चीज, ठीक है। वो मतलब मैंने जो टेस्ट 2021 के हैं उनमें डलवाया हुआ है, मे भी अभी तक कोई आया ही नहीं होगा। हाँ, तो मतलब चलो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्कोर से मिसलीड मत होना। पिछले साल सेम परसेंटाइल पे 180 नंबर भी थे और 240 नंबर भी थे, राइट। तो सिर्फ स्कोर देख के परेशान मत होना कि मेरे 180 है, ठीक है, और 240 देख के खुश मत होना कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर है। तो वेरिएशन ये होती है। अभी आपकी डेट्स तो नहीं आई होंगी ऑब्वियसली। इतना शौक है ना लोगों को, मैं आज ही सुबह न्यूज में पढ़ रहा था कि किसी ने अब ये केस डाला हुआ है कोर्ट में कि 20 बार अटेम्प्ट कम क्यों कर दिए, कि 4 ही होने चाहिए, लास्ट मोमेंट पे बताया आपने कि 2 हो गए। यार दिस विल नॉट स्टैंड, ये तो वो इसमें कोर्ट नहीं इन्वॉल्व। हाँ जी, अगला टेस्ट, इसमें बच्चों डाउट्स बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन, फिर और ये तो तुम्हें कराया हुआ है क्लास में। तो अब ये देखो, ये फिफ्थ अब ऐसा था इस टेस्ट में कि फॉर्मूला आता होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिक्स तो ठीक है, हो जाएगा ना। सेवंथ ठीक है, सेवंथ में गलती हो जाती है, डबल वाली शीट में भी था, किया हुआ क्वेश्चन है आपका। एट्थ इज वेरी इजी, नाइन्थ इज तो खास नहीं है ना, नाइन्थ ही हो गया होगा स्टैंडर्ड। आपने ये भी देख लिया होगा, कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज और फिगर से एकदम दिख जाता है क्या करना है, कुछ क्वेश्चन है जो एकदम नहीं स्ट्राइक करता, है ना। ऑब्वियसली पहले वो करो जो एकदम दिख रहे हैं ना। अब जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये भी आपकी शीट है, 10th क्वेश्चन, ठीक है। अब ये यहाँ क्यों डला हुआ है, ये पहले कभी आईआईटी में आया था, अब इन्होंने भी डाल दिया वो सेम क्वेश्चन, तो रेपिटेशन होती है, बहुत कॉमन बात है। 11th हो गया, 12th। आपने मुझे एक चीज रियलाइज की जैसे टेस्ट में कि मतलब जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम है, इन द सेंस कि हर क्वेश्चन में प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करनी ही पड़ रही है
मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये जो है मान लो 11 जो सिर्फ देख के से हो जाए, ऐसे तो बहुत रेयर ही है, नहीं तो हर क्वेश्चन में सॉल्व तो करना ही पड़ता है। हाँ कि कौन सा होएगा, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ओरिएंटेड ही पेपर हो गया। मतलब फ्रैंकली एक टाइम पे पहले 30 होते थे क्वेश्चन है ना, जो होता था 25 हुए, तो ऐसा नहीं है कि 25 में कोई बहुत टाइम आपको लगेगा कि बढ़ गया, आपको तो ज्यादा नुकसान ही हो गया वो जो चॉइस आ गई। 12th ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम पता है क्या करना है। 13 बट इसमें आपको पता है एग्जैक्टली कि क्या करना है। और मैं वही कहने लगा था कि अब ऑप्शंस देखो ना, मैं एकदम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ोगे तो ऐसा लग रहा है यार 10-7 है, सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, बट उसके आगे भी देख लो थोड़ा सा, एंगल तो सब में अलग है, तो एंगल ही सॉल्व करो बस, और कुछ सॉल्व ही ना करो। ऑल्दो एंगल आ गया तो दूसरा भी निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, मतलब 14 अब ये जिन्होंने शीट की है और डिस्कशन क्लास लगाई है उनका फट से हो जाएगा, जिन्होंने नहीं किया उनका नहीं होगा फॉर श्योर टेस्ट में। एक मतलब ये भी एक पॉइंट है बच्चों, फेमिलियर क्वेश्चन दिख सकते हैं बट अपने पे भरोसा मत करना, ठीक है। सॉल्व कर लेना उस टाइम पे, क्योंकि कई बार मतलब आपको ऐसे ही होता है ना, कई बार कोई टू का फैक्टर है, कोई इधर उधर हो गया या कुछ है, मतलब कई बार वी आर टेम्पटेड यार सेम सा आ गया, सीधा आंसर मार्क कर दो, बट आई वुड ऑलवेज से कि सॉल्व कर दो। 15 किया ही हुआ है। 16 ये 18 आधा फॉर्म। मतलब अगेन आप ये फॉर्मूला आता हो तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन ना, सीधा रेशो लेनी है और कुछ नहीं करना। 19 हाँ तो यही ना, तब नहीं हुआ होगा फिर समझ आया होगा कि हाँ पढ़ना है ये। 20 इजी। इजी। थर्ड ये तो वही है डैम, है तो कुछ भी नहीं डैम, रेडियो एक्टिविटी वाला फॉर्मूला है। क्या? अच्छा वो BT/M वाला। ये तो वही नहीं जो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन भी भेजी थी। हाँ। और फिर सीधा 6 आता है किसने? इंटीग्रल EDL पूछा ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बस। EDL क्या होता है? आपको रिंग का हम्म, हाँ 0 से इंफिनिटी लिखा है, हाँ पोटेंशियल ही निकालना था।
हाँ मतलब मैंने तब चेक चेक किया था, 4 आ रहा था इसका। 7th ये भी हो जाता है। क्यों? अच्छा वो तो कह रहे थे। नहीं मैंने वो चेक करता हूँ। तो मतलब आपने देखिए अगर फॉर्मूला वाले ना किए हो तो 2-3 क्वेश्चन तो खराब करोगे हर टेस्ट में अगर। नहीं वो तो क्योंकि मुझे पता था इसीलिए तो आपको ये बताया था। अभी उल्टा थोड़ी है कि एक तो होता है कि मैंने आपको बोल दिया और फिर मैंने टेस्ट में डाल दिया। इसमें तो वो वाला था ना, एक पॉइजली वाला था। इसमें 5th किसका गलत था? क्या इसमें क्या काम मुश्किल है? ऐसे आसान क्वेश्चन में मतलब क्यों तुक्का मारना, मतलब तुक्का उसमें मारो ना जो है मुश्किल, कुछ टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ये 6 हो गया। 7th बाद में हुआ होगा। मतलब आपको तो उससे करना था सीधा, बैंडविड्थ वाला जो है। ये जो कम्युनिकेशन वाली जो मैंने भेजी थी आपको उसमें दिया हुआ है। एक तो आप वो करोगे 1/√LC से ओमेगा नॉट आ जाएगा। 1/√LC तो बीच वाली वो है वैल्यू, और एक आप बैंडविड्थ निकाल लोगे तो मतलब आप ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा और ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा तो निकाल ही सकते हो ना। हाँ चलो। तो आप देखो उन्होंने भी मतलब कितनी दूर दूर ऑप्शंस दी हुई हैं, मतलब ये सोच के डाला हुआ है बस कि फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, बस बच्चे को यही चेक करना था। 8 एकदम पढ़ के लगता है कि पता नहीं क्या है ना, बट था कुछ भी नहीं। 9th is easy। 10th हो गया था। ये वही हो गया ना जो मैंने आपको कहा था एटॉमिक में कि डेरिवेशन पता होनी चाहिए। 11th हो गया था। 12th is easy।
ये तो पक्का ही करना ही चाहिए अगर 15 16 भी आपको पता है, 17 18 19 1 by f 1 plus 1 by f 2 उसी से ही करना है बस, हिट एंड ट्रायल से ही है। अब तो जैसे मतलब जैसे मान लो जो 20th क्वेश्चन था, मतलब जैसे एग्जांपल, ये तो हो ही गया, ये तो आसान है। मान लो कोई टफ क्वेश्चन आए और इसमें जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मतलब डायमेंशनली तो चेक कर ही लोगे ना आपकी कौन सा आंसर बन रहा है। डायमेंशनल से भी दो तो ऑप्शंस बच रह गई ना सिर्फ, तो दो में तो तुक्का मारा हो फिर ना, छोड़ो मत। इजी इजी, थर्ड इज इजी, फोर्थ इज इजी, फिफ्थ इज इजी, सिक्स्थ इज इजी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। नहीं बताओ, कैलकुलेशन है इसमें, हाँ कर नहीं सकते वो पाई और ये सब डन बच्चों। पहला डन, दूसरा स्टैंडर्ड है, थर्ड इजी, फोर्थ फोर्थ थोड़ी सी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है इसमें। फिफ्थ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिक्स्थ इजी, सेवंथ इजी है, एट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, नाइन्थ इजी, अच्छा, 10th इसमें भी इंटीग्रेशन तो आएगी बट वैसे कोई मुश्किल नहीं है। 11th इज इजी, 12th उससे जो लैम्डा आएगी वो वैसे उसको तो नहीं फॉलो करेगी जो नोट्स एंड नोट्स ऑफ वैसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो उसके बाद नेक्स्ट के लिए मैं समझा नहीं सर। एक तो वेवलेंथ पे काम है कि जब भी किसी स्ट्रिंग को माइनस किया हुआ है जो सेट अटैच किया हुआ है तो स्पेसिफिक वेवलेंथ आती है उसकी वाइब्रेशन, पर जब हम एक्सटर्नली उसको माइनस करें किसी फ्रीक्वेंसी पे तो पहले वाली नोट्स एंड नोट्स पे कोई फर्क नहीं। क्या होता है ये तो, ये वही वाला कंसेप्ट हो गया कि जैसे मान लो कोई भी स्ट्रिंग है वो कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसीज ही ले सकता है। yes, कि मान लो वो उसकी फंडामेंटल 50 है तो वो 50 100 150 ये ले सकता है। अब आपने अगर 60 लगा दिया तो क्या होगा, स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है, आपने एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी 60 लगा दी तो क्या होगा। तो उस केस में स्ट्रिंग में मतलब बेसिकली
मल्टीपल मोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर यू कैन नॉट टॉक अबाउट कि कौन से नोड्स आएंगे, तो वो बहुत सारे आ जाते हैं इसमें। इसका मैच कर रहा है मतलब मतलब अगर वो ना होता, मतलब 100 अगर मल्टीपल ना होता तो फिर इस क्वेश्चन की कोई सेंस ही ना बचती, बट बहुत आसपास होगा। फिर कैसे किया? फिर इन्होंने सीधा ही फ्रीक्वेंसी को पता नहीं डाल दिया था, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकाल दी, फिर वेवलेंथ को सेपरेशन बिटवीन टू मोड्स बना दिया। सेपरेशन बिटवीन टू मोड्स वैसे है नहीं, बन रही होगी मतलब, अदरवाइज तो कुछ। मोड आ रहा है ना फिर, हाँ तो ठीक है ना। 13 हो गया, 14 बताइए, सीधा ही वो फॉर्मूला ही लगाना है। 15 जी, 16 17 18 भी पता है आपको क्या करना है। 19 वेरी इजी। दूसरी राइट साइड वाली तो मिस्टेक है। 20th हो गया था बच्चों, इजी है। वो तो बस वो करना था, डी ब्रॉगली, आपको और नहीं कुछ जानना उसमें। ये वाला ना, ये लिखा हुआ है ना, रेजोल्यूशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड, तो आपने इसको वेवलेंथ मानना है। ये लैम्डा है, तो लैम्डा इज h बाई एम वी, इससे v आ गया तो उससे हाफ एम वी स्क्वायर। फोटोन में h बाई लैम्डा नहीं लगता ना, इसमें तो एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से निकले। ये हो गया। नहीं क्यों, वैसे ये तीनों पैरेलल में हो गए ना, क्या कंफ्यूजन क्या है? हाँ पीएमएम से तो हाँ दिख ही गया ना। हाँ सेकंड, इसमें भी एग्जैक्ट जीरो नहीं आता सेकंड में, मतलब अप्रोक्सीमेट करके। थर्ड हो गया, फोर्थ ठीक है, फिफ्थ जी। इसमें फिर भी वैसे कम है क्वेश्चन है ना, जो कोई फॉर्मूला बेस्ड वाले, मतलब अजीब फॉर्मूले वाले कह लो, कम है क्वेश्चन। एक था वैसे इसी में था ना वो रेंज वाला, चल वो एंटीना वाला। फिफ्थ में फर्स्ट सेकंड, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल देखे हुए क्वेश्चन है आपके। बट इतना तो बताया भी था मैंने कि ई ग्रेटर देन 1 हो सकता है, सम सुपर इलास्टिक। हाँ
फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स्थ स्टैंडर्ड, सेवंथ हो गया था। है तो आसानी है, कुछ भी नहीं है। एट, और इसमें भी एनर्जी दोनों सेम है कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी पड़ेगी, है ना। और इसमें जो एनर्जी का उल्टा चल के एनर्जी काफी पहले तो टेंपरेचर निकाल के एनर्जी नेगेटिव देखने कॉन्सेप्ट एनर्जी निकालने में लगता है एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है। ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। कर लेते हैं। 13, 14, 15, अब ये फॉर्मूला है, मतलब, है ना। हाँ, नहीं अब किसी को क्या पता कि, मतलब उसके लिए भी ये पता होना चाहिए ना कि, हाँ हाँ, 16 कैसे किया। ये तो ऑप्शन से होगा ना ये? नहीं सर, वो बीच के कुछ भी ठीक है। इसमें बहुत कैलकुलेशन है, हाँ ना। मतलब पहले ही अप्रोक्सीमेट कर लो तो। हाँ भाई।
तो इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है कहानी। अच्छा मैंने भी नहीं देखा, मैंने तो बहुत लंबा है। इजी हो जाएगा मुझे। नहीं फील फुल पे मत जाओ। ठीक है। सर ऐसे भी कर सकते हैं सर, इन्होंने लैम्डा कौन सा सिंपल है इम्पोर्टेंट भी है जो भी है जो भी है तो वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन वो हम पढ़ते हैं 1 by lambda is equal to 1 by 1 minus 1 by n square है क्योंकि n से ग्राउंड स्टेट। अब लैम्डा n उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, लैम्डा n प्रोपोर्शनल टू n है, लैम्डा जी कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल टू n में रिप्लेस कर दो बस एक सेकंड। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू n हो गया एक तो। हाँ चलो आगे बढ़ो, कर तो लोगे वो कुछ नहीं है। अच्छा 18th भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे दो आ गए है ना। 17 18 सारे वही टॉपिक और सब कुछ वही है ना। 19 देखो इसमें जो आप गलती कर सकते हो वो आप 2 आंसर मार्क कर सकते हो, वही तो नहीं है। नहीं है ना, सिलिकॉन याद रखो उसका माइनस करना होता है। तुम तो अलग हो, तुम तो मतलब जैसे सोच के जाना ना कि भाई 200 से ज्यादा नहीं आने चाहिए कुछ भी हो जाए। वो तो फिर ऑप्शन नहीं थी, फिर क्या किया? क्या कह रहे हो? 3 से ही 15 आ गया तो 15 से तो ज्यादा आएगा। ट्वेंटी इज वेरी इजी है ना। बस हो गया। डेंसिटी भी है यहाँ। कौन सा फॉर्मूला नहीं पता? रूट वाई बाय रो। हाँ वही वाला, हाँ वो लगेगा। एंड पे एंटी नोड है, हाँ नोड है, वो तो सेम ही बन जाएगा फॉर्मूला तो। बस वेव स्पीड आपको रूट वाई बाय रो यूज करनी पड़ेगी। अच्छा उससे भी बन जाता होगा, हाँ टी बाय म्यू को कन्वर्ट करोगे उसी फॉर्म में कन्वर्ट बन जाएगा। सेकंड वो तो सेकंड में तो भाई थोड़ा सा फ्लॉ था कि डिग्री लिखा होना चाहिए था। थर्ड एंगुलर वेट 60, width of slit is 1 micrometer, monochromatic. What is the slit separation distance? Small d मतलब निकालना है हमें। ये जो 60 है बच्चों ये क्या चीज है? उसकी एंगुलर वेट है ना, तो वो मतलब क्या बन गया, वो किसके इक्वल हो गया? इसमें वो ये ना यहाँ पे फाइनली से उसको कैलकुलेशन सही करना पड़ता है, हम सीधे भी करके कोई मतलब 5/3 3 5/3 नहीं 5/3
थीटा बड़ा है ना ये। यस हाँ मैंने टैन थीटा पुट करके किया था उसमें भी 29 मिलीमीटर के आसपास आ रहा था, इन्होंने साइन थीटा से किया तो उससे 25 मिलीमीटर के पास ऐसा। तो प्रैक्टिकली तो आपको ये जो है टू लैम्डा डी बाई डी और डी, तो मतलब tan 60 करना पड़ेगा ना आपको कि √3 इज इक्वल टू, नहीं हाँ सेम नहीं हुआ, सेम नहीं हुआ। हाँ 1/√3 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी करोगे और मतलब ये आधा लेना पड़ेगा ना 30 डिग्री। ठीक है, तो ये लेके फिर उसके आगे तो बस दूसरा सेट बना दिया और फिर लैम्डा डी बाई डी की वैल्यू दे दी। इसमें डी स्प्लिट है, उसमें डी डिस्टेंस बिटवीन स्प्लिट है, ये भी ये वाला डी जो है स्प्लिट है, जो दूसरे वाला स्प्लिट सेपरेशन। हाँ 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 ऑफ कोर्स, तो ये फॉर्मूला से हो जाएगा ना। आगे बच्चों, 4th 5th इजी है, 6th करेक्ट फॉर्मूला है 6 का, 1 प्लस L/F0 into 1 plus D/F3। फिर नहीं लगता, यस बिल्कुल बिल्कुल, ये 25 दिया था तभी वो आसान हो गया था। वो नॉर्मल मान लो वो भी ना होता फिर तो पूरा सॉल्व करना पड़ता ना। एक मिनट, एक मिनट, आपको ये कह दिया कि एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट से मतलब साइड्स के सेंटर से ये इक्वल है ना साइड्स, और व्हाट इज जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द लैमिनॉइड। अच्छा जी अलग है मतलब ना, जी उस टाइम पे लाई कर रहा डी पे ऑफ कोर्स है ना। तो लेट्स सी, एक्सेस पासिंग थ्रू जी आपको दे दिया, अब आपने इस पार्ट को रिमूव कर दिया, रिमेनिंग पार्ट अबाउट द सेम एक्सेस इज ni0/16 फिर n इज एन इंटीजर। नहीं हम ये तो कह ही सकते हैं, मुझे एक मिनट बताना बच्चों, अगर आपको इसका पता है मतलब पूरे का I0 है करेक्ट, अब मैं ऊपर वाले ट्राइंगल का अगर सेंट्रोइड ले लूं लेट्स से जी डैश, ठीक है जी डैश में लोकेट भी कर सकता हूँ, क्या मैं ऊपर वाले ट्राइंगल का जी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकता हूँ क्या होगा, क्या होगा? मास भी 1/4, मैं वही चेक कर रहा था, गलती हो जाती है कि कई बार लेंथ तो कर देते हो 1/4, मास भूल जाते हो, तो मास भी 1/4 हो रहा है
एल स्क्वायर मतलब लेंथ हाफ हो रही है आपके फॉर्मूला में 1/4 हो जाएगी ना, तो उसका क्या बन गया छोटे वाले ट्राइंगल का, उसके सेंट्रॉइड के अबाउट I0/16 बन गया। तो उससे आप छोटे, अब आपको डिस्टेंस भी पता है जी डैश और जी का, तो उससे आप छोटे ट्राइंगल का जी के अबाउट भी निकाल सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। क्यों नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, आप उसको प्रोपोर्शनैलिटी से तो बना ही सकते हो। ml स्क्वायर की कोई टर्म आएगी? चाहिए, वो पता है तो फिर तो हो ही जाएगा सीधा। करेक्ट। तो फिर छोड़ ही देना चाहिए था मतलब उस टाइम पे। अब ये ऐसा है कि यहाँ ट्राई करके ही छूटता, सीधा ना छूटता। ये हो गया, ये तो पता ही आपको स्टैंडर्ड है। 9 10 ठीक है डन। अच्छा तो मुझे ऑब्वियसली सेक्शन 2 में हम थोड़ा तो स्मार्टली, है ना, वैसे क्वेश्चंस चूज करो जिनमें टाइम कम से कम लगे। ये फर्स्ट हो गया, कराई हुआ था। इसमें क्या है कि एक तो स्टैंडर्ड तरीके से सबका मीन लेके 1.5 आया, एक दूसरा एरर 1 है ही, निकल टोटल 1.5 आता है। अच्छा उससे आता है 2.5 बनेगा। उसके बाद मतलब दो डाउट आए थे कि उसका दो डाउट आए थे कि एक तो मैं आपको एक्सप्रेस करते हैं उसका साथ यूनिट्स के साथ से 2 आना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए बच्चों, 2.5 है उसको राउंड ऑफ करके। ठीक तो लिखा। अच्छा अच्छा, उसी को कह दिया राउंड ऑफ टू 2। ये अभी रिसेंटली हुआ था अपडेट, आप चेक करोगे तो यही आएगा। और वो पहले गलत था उसमें, मैंने चेक किया था। इसकी पहले में ही एरर थी 90 प्लस माइनस 191 प्लस माइनस 190। नहीं नहीं नहीं, आप वो ऐसे कह लो, वही बात होगी ना कि वो तो एक है ही है, एक जो ये सारी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं उस कारण से आ गया। वही तो हमने बाद में 1 ऐड कर दिया ना सीधा, वो तो एक ही बात होगी। हाँ अब तुम्हारा अपडेट होना चाहिए, हो गया होगा इसमें, देखना। चलो फिर ठीक है, आगे बच्चों।
फिर इसमें कंफ्यूजन मतलब इसमें भी ऑप्शन तो पता ही नहीं किसी नहीं गलत है तो फोर का मतलब ये ये क्या है? 4 2 ऑप्शन है। हाँ अच्छा अच्छा, ये पता क्यों हुआ है? ये एक्चुअल टेस्ट में ऐसे ही आया था, फिर कैंसिल हुआ था। हाँ वही, फिर मतलब गलत हो गई ना, तो ना नहीं हुआ ना। आगे बच्चों। फिफ्थ, चक्कर ये था कि इसमें ना एक्चुअली ये दिया नहीं हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है या वर्टिकल प्लेन है या क्या है, कहीं लिखा नहीं हुआ आई थिंक। नहीं, इसको तो आप मतलब ऐसे भी देख सकते हो ना कि जो इस पे फ्रिक्शन लगेगी वो किधर को लगेगी, रफ ही है आई थिंक ना, मतलब स्मूथ कहीं नहीं दिया। तो रोलिंग हो रही है ना, रोलिंग के हिसाब से फ्रिक्शन किधर को लगेगी मतलब जो लाइन ए बी वाली फ्रिक्शन है वो किधर को लगेगी, आगे को लगेगी पीछे को लगेगी? नहीं नहीं नहीं, वो तो जब दिया ही हुआ है ना, रेल है तो अलोंग द रेल ही लगनी है, मतलब कि रेल के अलोंग आगे को या पीछे को देखना है ना बस। फ्रिक्शन तो उसी के अलोंग भी लगेगी, ए बी या बी ए के अलोंग। एक नॉर्मल वर्टिकल नॉर्मल थोड़ी ऑब्जेक्ट अब वो तो अलग हो जाएंगे। हाँ तो उससे हम देखें तो हम ये दिखा सकते कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स हो रही थी नॉर्मल के कारण तो उस फोर्स को हम लगेंगे तो उसको फ्रिक्शन बैलेंस
उससे ऐसे सीडी के परपेंडिकुलर फ्रिक्शन के डायरेक्शन आ जाएगा, बी के परपेंडिकुलर आ जाएगा। फोर्स किसको बैलेंस करती है? किसको बैलेंस करती है? ट्रेन्स की पहिए नहीं होते, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट फिगर नहीं होती। अगर दोनों के बेसिस को जोड़ दो और ट्रेन पे रख दो तो वो ट्रेन की लाइन फॉलो करते हैं, ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं। दोनों के बेसिस को इनमें वर्टेक्सेस पे जॉइन किया होगा ना दोनों पोल्स को। अगर उनके बेसिस को कर दो फिर किसी भी बीगी की लाइन पे रख दो तो वो हमेशा फॉलो करते हैं इसका ऑपोजिट। ऐसे जैसे नॉर्मल फेज डायरेक्शन लिखते हैं इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हम ये कह सकते हैं नन का मैग्नीट्यूड इक्वल हम ये कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में नॉर्मल स्क्वायर फोर्स यूनिट नहीं, तो फ्रिक्शन की कोई भी फोर्स इसको बैलेंस कर सकती है ना। अगर ये होगा, अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं, मतलब कर भी सकते नहीं भी कर सकते। तो हम फ्रिक्शन से तो नहीं सीधे हमें डायरेक्शन से फ्रिक्शन लगता है। नॉर्मल जो परपेंडिकुलर लेते हैं वो उसमें कुछ गलत कह रहे हो आप। जो कोन है वो तो लोएस्ट पॉइंट पे टच कर रहा है ना उसको, रेल को, उसकी सरफेस। उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जब इस सरफेस पे कहीं ऐसे कुछ लगेगा, इस पे ऐसे कुछ लगेगा। ये रेल इनटू द प्लेन जा रही है। एक्चुअली धक्के से तो करने का तरीका ये है कि नॉर्मल मानो ऊपर को, और अगर ये रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन इस पे किधर को लगेगी, अगर इसको रोल करना है तो वो ऐसे लगनी पड़ेगी फ्रिक्शन नीचे को, तो इसका कंपोनेंट लेफ्ट को है तो वो लेफ्ट को जा रहा है। दिया हुआ जैसे जो हमारा सेंटर है वो उसकी जो सीडी वाली लाइन और जो एडी वाली रेल है उससे डायरेक्शन जाओगे, इससे
तो एक चीज को हमें पता है कि ओमेगा सेम तो मैं तो वेलोसिटीज देखता हूँ कि नीचे वाली की वेलोसिटीज क्या है ना, तो मेरे को स्टूडेंट यहाँ पे राइट अगेन अब ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो आपका टेस्ट में हो सकता है ना, मतलब कोई वो नहीं है। और मैंने तो आपको बता दिया था कि नहीं होगा। आगे कॉन्टैक्ट मतलब एन और एफ का रिजल्टेंट। नहीं ये वाली फ्रिक्शन इसकी उस पर ये पोस्ट कर रहे हैं एंड टू के जो ये वाला नहीं, बट इफेक्ट तो उधर से भी आएगा ना, दूसरी तरफ से भी आएगा ही ना। आप इसको स्टैंड अलोन कैसे सोच सकते हो कि ये फ्रिक्शन सिर्फ N2 के कंपोनेंट को बैलेंस करेगी। सफिशिएंट इस पे ना बाई चांस पता नहीं क्यों, इस पे अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स पड़े हैं इसी चीज से रिलेटेड कि कि ऐसे ही बिल्कुल यही सिचुएशन कि छोड़ दो तो दिखेगा आपको कि मतलब ये सिचुएशन तो ठीक है बिल्कुल, वो गलत नहीं है। आगे बचो। और कोई क्वेश्चन इस टेस्ट में? हम्म, हाँ तो इसमें वही प्रॉब्लम है, मैंने चेक भी किया था, वो धक्के से ही निकाला हुआ है लोगों ने। वही आपको ख्याल होगा ना, हमने ये बात की थी ना कि जो बनना चाहिए वो 2a प्लस क्या था वो, लैम्डा बाय 2a इंटू वो बनेगा L। तो इसको जब आप इक्वेट करोगे, मतलब मिनिमाइज करोगे, तो उससे क्या आ जाता है, ये ऐसे था ना कि मतलब ऐसे अपर्चर से आ रहा है, ऐसे स्प्रेड कर गया। जो फ्रेस्नेल डिस्टेंस होता है वो क्या कहता है कि जो आपका अपर्चर है उससे जो ये स्प्रेड करता है, ये जो एंगल होता है, ये जो स्प्रेड होता है एंगल का, दैट इज लैम्डा बाय अपर्चर। मतलब ये थीटा जो है वो आपका लैम्डा बाय 2a हो जाएगा। जो हमने फ्रेस्नेल डिस्टेंस वगैरह में किया था वहां पे अपर्चर को a लिख रहे थे हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो 2a हो जाएगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपको क्या लेना है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्लस जो डिफ्रैक्टेड है। तो डिफ्रैक्टेड का अगर आप ये वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट लोगे, वो क्या बन गया, वो लैम्डा बाय 2a इंटू एल बन गया लेंथ ना। और 2a तो है ही पहले से, तो ये पूरा वो साइज बनेगा जिसको आपको मिनिमाइज करना है। इससे आता नहीं ना ठीक शायद। नहीं, अगर इससे करते हो तो क्या होगा, AMGM लगा दो। हाँ तो ये आपका a जो है यहाँ से 1/2 रूट लैम्डा एल बन गया ना। वही 2 के फैक्टर का ही चक्कर था, फैक्चुअल टेस्ट में आया हुआ।
मैंने चेक भी किया, मतलब लोगों ने अभी धक्के से निकाला हुआ है कि किसी ने बस सीधा a प्लस लैम्डा एल बाई ए करके सॉल्व कर दिया। और अच्छा कि उन्होंने क्या किया, मतलब पहला 2a लिख दिया, फिर आगे नहीं समझ आया तो उधर 2 ऊपर कर दिया। 4-5 जगह ये किया हुआ है ऑनलाइन, तो बिल्कुल ही धक्के से निकालने वाली बात है। हाँ, बस सिर्फ बेस्ट आंसर ही मार्क कर सकते हो आप, और कोई एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। तरीका यही है बच्चों, समझ गए? चलो आगे बच्चों, ये तो हो ही गया। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ये 19 किस का गलत था? सोलर से भी हो जाएगा। सोलर भी वो नेगेटिव वाले में होता है, इतना ही याद रख लो बस। हाँ हाँ, 20th हमने किया ही था, क्या लगा आपको? सेक्शन 2। अब आप मुझे कुछ नहीं कह सकते कि दिया होना चाहिए, ये तो भैया जो है सो है। हाँ? 2016 वाले शीट में डले हुए हैं आपके question। हाँ हाँ, इसीलिए। ओमेगा तो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है ना, रूट एम बाय के या कुछ वैसा, मतलब एसएचएम में। हाँ, ओमेगा जो है। हाँ, ओमेगा तो एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट ही आना है उसको। ये हो गया था स्क्रू का तो, अच्छा छोड़ दिया। हाँ, ये तो बहुत आसान। 7, 8, वही लगाना है सीधा, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अच्छा ठीक है, डन। चलो 7 अभी नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे। मेरे को पर्सनल भी आना है किसी ने, तो फटाफट देख लेता हूँ। सेवन बच्चों बताओ फटाफट, कौन सा कह रहे हो? 20th। ये क्या है? 19th में लिखा हुआ है बोनस होगा, तो फिर एक्चुअल में बोनस हुआ होगा। कर दूं बोनस?
अभी तो नहीं हुआ होगा, मतलब मैंने नहीं किया अभी तक। चलो आगे है। इंटीजर में बताओ कौन सा। ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली कैसा आया था। ठीक है चलो, ये मैं देख लूंगा, इसमें और तो कुछ नहीं है। और बताओ, तो छोड़ देते हैं फिर, बस सॉल्व करके फिर छूटता भी नहीं। आगे बच्चों, आगे फटाफट बताओ। 10 MCQ। ये तो वो वाला केस हो गया ना। मतलब ये, अच्छा ये सोर्स है, इससे लाइट ऐसे निकल रही है ना, वही आगे तो TIR हो ही गया। तो पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ दैट लाइट दैट इमर्जेस आउट ऑफ सरफेस, मतलब ये वाली परसेंटेज अपॉन टोटल। use the fact that surface area of spherical cap of height h and radius curvature r is 2 pi r h। मैं वो तो कहने लगा था कि एक तरीका तो इसका सॉलिड एंगल है ही है ऑफ कोर्स। हाँ ऑफ कोर्स, ये ऐसे जो सेंस बनती है वो ये बनेगी ना कि इस हाइट का अगर आप एक स्फीयर बना दो, ठीक है, तो अब लाइट इस ब्लू लाइन के अलॉन्ग ही निकल रही है ना सारी, मतलब ये वाली लाइन के अलॉन्ग, तो बस सरफेस एरिया ले लो, रेशो दिस अपॉन टोटल। तो एच मान लो, जो भी डेप्थ एच है। लिखा तो हुआ है कि लाइट, लिखा तो है कि एब्जॉर्प्शन नहीं माननी। बस ये रेशो लेनी है, समझ गए ना, ये वाला सरफेस एरिया अपॉन पूरा। ज्यादा मत पढ़ा करो विदुषी, इतना मत पढ़ा करो। मतलब कैप लेनी पड़ेगी ना ये ऐसे, सरफेस एरिया तो इसका आएगा ना ऐसे। आगे 11 क्या कह रहे हो? देखो अब मैंने जस्ट लर्न फ्रॉम दिस कि ऐसा होता है ना, एक्चुअल टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं गलत, तो एनी टाइम वेस्ट मत करो उसको, राइट। चलो भाई ठीक है बच्चों।